ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू कर रहे हैं हम आज। जो बी पार्ट में आता है इसके, उसमें सबसे पहले हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है, यानी कि इसको लिखना शुरू किया गया था, उसकी परंपरा कहाँ से मानी जाती है। तो सबसे पहले देखिए आप कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के जो सबसे पहले जो सूत्र मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं। कुछ 4 ग्रंथ हैं, मुख्य मुख्य 3-4 ग्रंथ हैं, जिनमें सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के बीज मिलते हैं या उनका सूत्रपात हुआ था। सबसे पहले आता है नंबर 1, लिखना नहीं है आपको भी, कालिदास त्रिवेदी, और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है कालिदास हजार। पहला ग्रंथ कौन सा आता है, कालिदास त्रिवेदी का कालिदास हजारा ग्रंथ आता है। ठीक है, दूसरा ग्रंथ आते हैं, दूसरे 2 ग्रंथ आते हैं इनके, गोकुलनाथ के हैं, गोकुलनाथ इनके 2 फेमस ग्रंथ हैं। एक तो है 84 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। दूसरा है इनका 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। तो 2 ग्रंथ किसके हैं, गोकुलनाथ जी के हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। थोड़ी देर दिमाग चकराएगा आपका, क्या पढ़ रहे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, इतिहास से वही है ना। और एक आते हैं अपने नाबादास, कौन आते हैं, नाबादास, इनका है भक्तमाल। कौन सा ग्रंथ है, भक्तमाल। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात कहां से हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात इन 4 ग्रंथों से माना जाता है। स्टार्टिंग मतलब क्या नाम है, कालिदास, कालिदास करना है यहाँ पर, कि कालिदास त्रिवेदी का कालिदास हजारा, गोकुलनाथ के 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, फिर आता है नाबादास का भक्तमाल। इन 4 ग्रंथों से सबसे पहले आरंभिक सूत्रपात हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का इन्हीं से मिलता है। ठीक है, फिर बात आती है कि ये जो वार्ता साहित्य है, कौन सा साहित्य है, वार्ता, एक तरह से बातचीत। तो वार्ता साहित्य का संबंध माना जाता है, आपने एक संप्रदाय का नाम सुना होगा आपने, वल्लभ संप्रदाय। वार्ता साहित्य का संबंध किससे माना जाता है, वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। फिर हम बात करें कि ये जो 2 ग्रंथ, एक 84 वैष्णव की वार्ता और एक 252 वैष्णव की वार्ता। जो 84 वैष्णव की वार्ता है, यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, जो 84 वैष्णव की वार्ता है, वहां उसके संस्थापक आते हैं पुष्टि मार्ग के संस्थापक। इसके संस्थापक एक एक चीज धीरे धीरे क्लियर हो गया आपके, कि 84 वैष्णव की वार्ता में पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य वल्लभ, कौन आचार्य वल्लभ। 84 वैष्णव की वार्ता में पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक है आचार्य वल्लभ, आचार्य वल्लभ के 84 शिष्यों का जीवन वर्णित है, 84 शिष्यों का जीवन वर्णित है। ठीक है, आगे समझ में आपको। फिर दूसरा आता है आपने 252 वैष्णव की वार्ता, तो इसका इधर लिखते हैं 252 वैष्णव की जो वार्ता है, उसमें पुष्टि मार्ग के संस्थापक, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, विठलनाथ जी, हाँ, गोस्वामी विठलनाथ जी। 252 वैष्णव की वार्ता में पुष्टि मार्ग के संस्थापक गोस्वामी विठलनाथ जी, गोस्वामी विठलनाथ जी, और गोस्वामी विठलनाथ जी के 252 शिष्यों का जीवन वर्णित, 252 शिष्यों का जीवन वर्णित है। आ रहा होगा आपको समझ में, यहाँ पर थोड़ा दोबारा देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। सबसे पहले बात करें कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात या आरंभ किन ग्रंथों से माना जाता है। 4 ग्रंथों के नाम लिखे हमने, कालिदास त्रिवेदी कृत कालिदास हजारा, फिर आपने लिखा गोकुलनाथ जी के हैं 2, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। एक आता है नाबादास का
भक्तमाल। इन 4 ग्रंथों से ऐसा माना जाता है कि आरंभिक सूत्र इन्हीं में मिलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की लिखना प्रारंभ कहां से हुआ था, ठीक है। इसमें 2 चीजें और है कि वार्ता साहित्य का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, ऐसे कैसे याद कर लेना आप, तो वह से वार्ता और वह से वल्लभ संप्रदाय से संबंध है, ठीक है। फिर बात आती है इन दोनों ग्रंथों में क्या है कि जो पहला है 84 वेश्रणों की वार्ता, इस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है, आचार्य वल्लभ। 84 वेश्रणों की वार्ता में पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य वल्लभ के 84 शिष्यों का जीवन वर्णित है, ठीक है, इसलिए 84 वेश्रणों की वार्ता नाम रख दिया। दूसरा है 252 वेश्रणों की वार्ता, तो इस 252 वेश्रणों की वार्ता में पुष्टि मार्ग के, दोनों पुष्टि मार्ग कर देंगे हम, इसमें यहाँ आएगा अष्टसाप, अरे अष्टमार्ग क्या नाम है, एक मिनट रुक जाओ, अष्टसापी, सॉरी अष्टसापी, यहाँ पुष्टि मार्ग है, यहाँ पर है अष्टसाप। तो अष्टसाप के संस्थापक कौन थे, गोस्वामी विठलनाथ। अष्टसाप कवि मंडली थी, 8 कवि थे, इसमें इसके संस्थापक थे गोस्वामी विठलनाथ जी। तो इसमें इनके 252 जो शिष्य हैं उनका जीवन वर्णन, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, ये लिख लो पहले आप। देखिए जो अपने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा शुरू की, यानी कि परंपरा के सूत्र, आरंभिक सूत्र, प्रारंभ में इसके सूत्र कहां से मिलते हैं, लेखन के सूत्र कहां से मिलते हैं, तो एक ग्रंथ लिखे अपने 252 वेश्रणों की वार्ता, 84 वेश्रणों की वार्ता, 252 वेश्रणों की वार्ता, कालिदास हजारा और एक भक्तमाल। चारों ग्रंथों में लेखन परंपरा के सूत्र तो मिलते हैं, लेकिन अभी आपने एक चीज लिखी थी कि कालानुक्रम, हाँ कालानुक्रम, सन और संवत, ये चीजें नहीं मिलती इसमें, यानी कि इसमें काल डिसाइड नहीं किया गया कि कब से कब तक, सन संवत कुछ भी नहीं लिखे गए, इसलिए इसको, इन सारे चारों ग्रंथों को इतिहास लेखन की परंपरा से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है, इतिहास लेखन की परंपरा में इनको नहीं जोड़ा गया है। अब देखिए अपने इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले कौन सा ग्रंथ आता है, सबसे पहले एक विद्वान आते हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उनका नाम है अपने गासा द तासी। कौन है, गासा द तासी, और ये है अपने कहां के हैं, ये फ्रांस के, कि सबसे पहले गासा द तासी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन शुरू किया था सबसे पहले, और वो कहां के विद्वान थे, देख लो फ्रांस के थे, भारत का नहीं था। अपने राजस्थान का इतिहास भी किसने लिखा था, कर्नल जेम्स टोल, जो भी भारत के नहीं थे। ये दुर्भाग्य की बात है एक तरह से कि बाहर के व्यक्तियों ने अपने हिंदी का इतिहास लिखा सबसे पहले, लेकिन जैसे भी लिखा उसके बाद कई सारे भारतीयों ने भी लिखा। तो सबसे पहले गासा द तासी जो फ्रांस के विद्वान थे, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना शुरू किया था, और इन्होंने सबसे पहले इतिहास लिखा था 1839 ईस्वी में। कब लिखना शुरू किया था, 1839 ईस्वी में लिखना शुरू किया था, और क्या नाम था इनके इतिहास ग्रंथ का, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई, हाँ पहली बार सुन रहे थे ना, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी, याद करनी पड़ेगा। और ये इन्होंने किस भाषा में लिखा था, फ्रेंच भाषा में, फ्रांस के चलते ना, तो ये जो ग्रंथ लिखा था इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो नॉर्मल चीजें हिंदी की तैयारी करने वालों के लिए छुट्टियों का काम है कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास गासा द तासी जो फ्रांस के विद्वान थे, उन्होंने 1839 ईस्वी में लिखा था, किस नाम से, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी। और कब किस भाषा में लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था, फ्रेंच भाषा में लिखा था। और इसमें ये जो ग्रंथ लिखा था, इसमें गासा द तासी ने हिंदी प्लस उर्दू के कवियों को स्थान दिया था, के कवियों को इसमें शामिल किया था। ये मान लीजिए कि सब इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों को इन्होंने शामिल किया था। फिर आगे देखिए आप, ये जो ग्रंथ लिखा है इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी, ये वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया, वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित प्रथम इतिहास ग्रंथ था, यानी कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ था जो किस पद्धति पर लिखा गया था, वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम क्या होता है, वर्णों के क्रम, जैसे ए बी सी डी, जैसे अपने हिंदी में चलते हैं ना, अ आ पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन
क ख ऐसे आते ना, तो वर्णानुक्रम पद्धति, जिसे जो क का नाम होगा वो पहले ले लिया, ख वाला उसके बाद, ऐसे क्रमानुसार लिखा था उन्होंने। और इस ग्रंथ में भी दो चीजों का अभाव था, एक तो नामकरण का और एक कौन सा है, काल विभाजन का। नामकरण और काल विभाजन का इसमें भी अभाव पाया जाता है कि इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया था, न तो नाम रखे न ही काल विभाजन किया। लेकिन इनके द्वारा वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित ये पहला इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य का लिखा गया। दोबारा देख लो आप कि गार्सा द तासी जो फ्रांस के विद्वान थे, उन्होंने 1845 ईस्वी में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। किस नाम से, हिस्टोयर de la littérature हिंदुस्तानी के नाम से लिखा था, जो फ्रेंच भाषा में था। इसमें उन्होंने हिंदी और उर्दू के कवियों को स्थान दिया था और ये पहला इतिहास ग्रंथ था जो वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया था। इसमें नामकरण और काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। अब ये नोट्स लिख लीजिए आप। गार्सा द तासी के बाद जो दूसरा प्रयास किया गया था हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का, वो किया गया है शिव सिंह सेंगर के द्वारा। शिव सिंह सेंगर जो दूसरे विद्वान हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले, और ये आपको ध्यान रखना, इन्होंने ग्रंथ लिखा था शिव सिंह सरोज। कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने, शिव सिंह सरोज, और ये इन्होंने लिखा था 1883 ईस्वी। दूसरा इतिहास ग्रंथ था जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था, शिव सिंह सरोज, जो कब लिखा गया था, 1883 ईस्वी में। इसकी क्या विशेषता है, सबसे बढ़िया विशेषता ये है कि शिव सिंह सेंगर अपने भारत के थे, कि किसी भारतीय के द्वारा लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा था, तो शिव सिंह सरोज। कौन सा था, शिव सिंह सरोज था। और ये कह सकते हैं कि किसी भारतीय के द्वारा लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ भी यही माना जाता है। बस इसमें यही और कुछ भी नहीं है। फिर आगे लिखो नंबर 3, सॉरी नंबर 3 है अपने। इसके बाद आते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका तो यही है कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा था, 1883 में लिखा था, और ये ऐसा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था जो किसी भारतीय के द्वारा सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है, अब आता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ये विदेशी थे, तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था, और ये तो किस भाषा में लिखा था, हिंदी भाषा में लिखा था। ठीक है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इसका भी बड़ा नाम है, देखिए क्या लिखा था इन्होंने, कौन सा ग्रंथ लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये देखिए, ये भी आपको ढंग से याद करना पड़ेगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किसने लिखा था, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किस भाषा में लिखा था, अंग्रेजी भाषा में। ये लिखा गया था 1888 ईस्वी में। कब लिखा गया था, 1888 ईस्वी में लिखा गया था, और ये प्रकाशित किया गया था रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इसकी एक पत्रिका निकलती थी। उस पत्रिका के वार्षिक अंक में, यानी कि वार्षिकांक में यह प्रकाशित किया गया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की एक पत्रिका निकलती थी। वार्षिकांक क्या होता है, एक वर्ष में एक बार जो निकलता है वार्षिकांक, तो वार्षिकांक में ये प्रकाशित किया गया था। इसकी मुख्य विशेषता आपको याद रखनी है कि इसके पहले हमने पढ़ा था एक ग्रंथ गार्सा द तासी, उसमें नामकरण और काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। लेकिन ये पहला ग्रंथ था ये सर जॉर्ज ग्रियर्सन का, जिसमें नामकरण वो काल विभाजन का प्रयास किया गया, यानी कि नामकरण और काल विभाजन भी किया गया था इसमें। कि पहला ग्रंथ कौन सा था जिसमें नामकरण व काल विभाजन किया गया था, तो आपको बताना था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसमें कालक्रम और नाम, इसके आधार पर सॉरी नामकरण और काल विभाजन का प्रयास किया गया, कि नाम भी दिए गए थे इसमें, अलग अलग कालों में बांटा भी गया था यहाँ पर लोग जो इतिहास था उसको। और लास्ट आता है इसमें कि कालानुक्रम पद्धति पर, ये किस पद्धति पर आधारित था, कालानुक्रम
पद्धति पर। देखिए वहां पर हमने सबसे पहले लिखा था जो गार्जा दे ताशी का जो ग्रंथ था वो किस पद्धति पर था, वर्णानुक्रम पद्धति पर, यानी कि वर्णों के आधार पर उन्होंने अलग अलग विभाजन किया था। ये किसके आधार पर, काल के आधार पर, जैसे कि पहला आदिकाल मध्यकाल, से इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग कालखंड बांट दिए। तो कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा था, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो सर जॉन ग्रेसन के द्वारा अंग्रेजी भाषा में 1888 में लिखा गया। ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो पत्रिका निकलती थी उसके वार्षिकांक के रूप में ये प्रकाशित किया गया था और इसमें नामकरण और काल विभाजन का भी प्रयास किया गया था। ठीक है, अब इस दोनों को लिख लीजिए। देखिए 4 नंबर पे किसका नाम आता है, 4 नंबर पे नाम आता है मिस्र बंधुओं का। मिस्र बंधुओं का, यानी कि मिस्र बंधु 3 भाई थे। कितने भाई थे ये, 3 भाई थे। पहला था श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। दूसरा भाई था इनका गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तीसरा भाई था इनका सुखदेव बिहारी मिश्र। इसलिए जहां भी आप पढ़ोगे ना मिश्र बंधु ये आएगा। तो मिश्र बंधु का मतलब मान लो 3 भाई, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने एक ग्रंथ लिखा था 1913 ईस्वी में और उसका नाम था, इन्हीं के नाम से आप याद कर लेंगे, मिश्र बंधु विनोद। कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ की परंपरा पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था, 4 नंबर पे आते हैं मिश्र बंधु। 3 भाई थे ये। 1913 में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद। कौन सा ग्रंथ लिखा था, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा था। जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ इन्होंने लिखा, ये इसे 4 भागों में प्रकाशित करवाना चाहते। कितने भागों में, 4 भागों में प्रकाशित करवाया इन्होंने, जिसमें से इसके जो प्रथम जो 3 भाग थे, कितने भाग, जो प्रथम 3 भाग थे वो तो 1913 में ही प्रकाशित हो गए, 1913 ईस्वी में प्रकाशित। लेकिन जो इसका चतुर्थ भाग था, यानी कि अपन यहां लिख देते हैं चतुर्थ भाग, इसका चतुर्थ भाग प्रकाशित हुआ था, से याद रखेंगे 34 में। आगे क्या लगाते हैं, 1900 चतुर्थ 34 में। बस यही है इनके बारे में कि मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने 1913 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, किस नाम से, मिश्र बंधु विनोद के नाम से। ठीक है, और उसे वो 4 भागों में प्रकाशित करवाना चाहते थे, 4 भागों में प्रकाशित करवाया, जिसके पहले जो 3 भाग थे वो तो 1913 में ही प्रकाशित हो गए, जब बना था उसी समय। और चौथा जो भाग था 6 से 4 और 6 से 34 याद रख गया, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित करवाया था। देखिए इसको, इतिहास लेखन की परंपरा में 5वें स्थान पर लेते अपन आचार्य, इसे लिख देते थोड़ा, 5वें स्थान पर आते अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र। जैसे राजस्थान के इतिहास में कर्नल टोड आता रहता है बार बार, वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल 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 आता रहेगा। हाँ, क्योंकि आज वर्तमान में जो इनका इतिहास ग्रंथ है उसी को आधार बिंदु भी माना जाता है। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी नाम से लिखा है इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये इन्होंने लिखा था 1935 ईस्वी में। कब लिखा था, 1935 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, इसका एक और नाम है, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ भी कहा जाता है, प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने लिखा था उसको प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे बात करें
कि ये जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था किस आधार पर लिखा था कि इन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम साहित्यिक साहित्यिक प्रवृत्तियों मतलब विशेषताओं, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियां यानी कि साहित्य लिखने की जो विशेषताएं थी उन साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने इसका क्या किया? नामकरण किया था। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण। तो आपको ध्यान रखना है कि साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार मानते हुए सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में कह सकते हैं कि आज भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको आधार बिंदु माना जाता है या आधार ग्रंथ माना जाता है। अब आधार ग्रंथ का मतलब आप जानते हो कि मुख्य ग्रंथ माना जाता है, ऑथेंटिक बुक मानी जाती है एक तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आ गया होगा समझ में, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1935 में। इसे प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ भी माना जाता है और शुक्ल ने इस ग्रंथ में सबसे पहले सर्वप्रथम साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार बनाकर नामकरण का प्रयास किया। और आज भी हिंदी साहित्य का जो ये इतिहास ग्रंथ है शुक्ल जी का, इसको हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आधार बिंदु माना जाता है, इनका आधार पुस्तक माना जाता है। लिखिए आप इसको। इतिहास लेखन की जो परंपरा चल रही है उसमें आचार्य शुक्ल के बाद अगला नाम आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे थे। प्रमुख देखिए क्या है। पहला इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। दूसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। ये तीनों ग्रंथ हमें याद रखने हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान या नाम किसका आता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने भी 3 ग्रंथ लिखे थे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अगर बात करें आगे कि आचार्य शुक्ल ने जो मान्यताएं दी, आचार्य शुक्ल की जो मान्यताएं थी उन मान्यताओं का, आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का सबसे पहले अगर किसी विद्वान ने खंडन किया तो यही थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का सबसे पहले खंडन करने वाले विद्वान कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए नाम इनके, देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख दिया था। महावीर आचार्य दोनों द्विवेदी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर आचार्य प्रसाद द्विवेदी भाई कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल के बाद इनका दूसरा स्थान आता है। और इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और ये आचार्य द्विवेदी ही प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का खंडन किया था। अब आगे बढ़ते हैं अपन नंबर 7 नंबर पे आ जाइए आप। 7 नंबर पे आते हैं अपने डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में, कब? 1938 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा?
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करवाना चाहते थे, 2 भागों में प्रकाशित करवाना चाहते थे, लेकिन इसका एक ही भाग प्रकाशित हो पाया था, इसका एक ही भाग प्रकाशित हो पाया था, दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हो पाया। और जो इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था वो केवल भक्ति काल तक ही था। कहां तक? यानी कि उसमें कहां तक का वर्णन था? भक्ति काल तक का ही वर्णन था। उसके बाद तो रीतिकाल आता है, आधुनिक काल आता है, लेकिन इन्होंने 2 भागों में कोशिश की, लेकिन इसका एक ही भाग प्रकाशित हुआ जो कहां तक था, उसमें कहां तक का वर्णन था, उसमें भक्ति काल तक का। तो आपको ध्यान रखना है, राम कुमार ने क्या लिखा? आलोचनात्मक। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास तो अपने को याद है, लेकिन मेन चीज यहाँ से याद होगी अपने को कि राम कुमार ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा। ठीक है, देखो इसको। हिंदी साहित्य इतिहास देखने की परंपरा में 8 नंबर पर नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक, हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास इस नाम से लिखा था इन्होंने। बस इनके बारे में यही है कि डॉक्टर गणपति चंद्र ने 1965 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, और उस ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास। फिर आगे 9 नंबर पे नाम आता है अपने, अब साहित्य इतिहासकारों के बाद में आता है नागरिक प्रचारिणी, हाँ, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी। नागरिक